हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल विलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में 17 में राजन सीरीज का थर्ड पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न खत्म करने वाले हैं। तो काम करेंगे सेकेंड सेमेस्टर वाले के साथ। इस क्लास को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से आप जुड़ के व्हाट्सएप चैनल लिंक से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 85, मृदा अपरदन के क्या कारण है बताइए। तो मिट्टी क्यों कटती है, कट करके क्यों बह जाती है, उसका कारण बताना है। तो मृदा अपरदन के कारण, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा, छोटे कक्षाओं में भूगोल में आपको पढ़ाया गया होगा कि मृदा अपरदन के कारण। तो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण है। पहले आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, मृदा अपरदन के कारण। अगर आपको इंग्लिश आता तो इंग्लिश भी लिख दीजिए, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। उसके बाद नीचे से लिख देंगे मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण, और ऐसे करके जो जो कारण होते हैं उनको उनको लिख देंगे। तो तीव्र हवाओं के कारण क्या होती है, मिट्टी मिट्टी रेत क्या होती है, बह जाती हैं। वनों की कमी से, वन जब कम रहेंगे तो जो वन रहते हैं, तो पेड़ पौधे के जो अपस्थानिक जड़ें या मूसला जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को जकड़े रखती हैं। झकड़ा जड़ के माध्यम से क्या करती हैं, उनको जकड़े रहती हैं, इसीलिए मिट्टी नहीं कटती है। तो वनों की कमी से भी क्या होती है, मिट्टी कटती है। तीव्र हवाओं की कमी से भी अत्यधिक तीव्र हवाएं चलने से भी मिट्टी कटती है। मिट्टी का प्रकार भी होता है, जैसे मान लीजिए रेत वाला है, चाहे बलुई मिट्टी है, तो ये क्या होता है, ये जल्दी मृदा अपरदन होने लगता है। यहाँ पे तापमान में परिवर्तन से भी भूमि का ढाल रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी सब नीचे ढलान की तरफ चली जाएगी। हवा से कटाव होता है, पशुओं के चरने से कटाव होता है, क्योंकि जो घास फूस होते हैं सब पशु चर लेंगे तो क्या होगा, मिट्टी उड़ जाती है, कट जाती है। नदियों की बाढ़ से कटाव, सबसे ज्यादा मेन क्या है, नदियों के बाढ़ से कटाव होती है मृदा अपरदन की। और नौवां देखिए, वर्षा की अधिकता, अधिक वर्षा से क्या होगी, मिट्टी भी कटती है। तो ये मृदा अपरदन के कारण थे। देखिए एक ही प्रश्न, देखिए आप लोग कर रहे होंगे दिमाग में, मृदा अपरदन मिट्टी से क्वेश्चन, फसल से, रबी खरीफ, फसल के प्रकार, उत्तक, पाचन तंत्र, यही सब क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। तो प्रश्न नंबर 86, अगर आप मेरे चैनल से देखते हैं तो आपको फ्री क्लास मिलता है और फ्री पीडीएफ मिलता है। तो आप लोग शेयर जरूर कर देंगे सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु के साथ। मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं बताइए। अथवा मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकने के उपायों पर प्रकाश डालिए। 2022 में पूछा ये प्रश्न। तो सॉइल इरोजन से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। तो चलिए सॉइल इरोजन पढ़ते हैं। मिट्टी का कटाव जो हवा द्वारा, पानी द्वारा, नदियों के कटाव द्वारा, वनों की कमी से, ठीक है, पशुओं के चरने से, जो भी हमने पढ़ा है उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो जो कारण है उसी को हटा दीजिए। जो मृदा कटाव के कारण है इन्हीं को क्या करिए, कम कर दीजिए। तीव्र हवाएं चल रही थी, इनको कम कर दीजिए। वनों की कमी है तो वनों को बढ़ा दीजिए। मिट्टी का प्रकार, तो मिट्टी के प्रकार में सुधार कर दीजिए। तापमान में परिवर्तन है तो इसमें क्या करिए, जलवायु परिवर्तन जो है इनको बदलने का प्रयास करिए। कैसे, अत्यधिक पेड़ पौधों को लगा करके, लोगों को जागरूक करके। भूमि का ढाल रहती है तो आप कम कर नहीं पाएंगे। हवा से कटाव, ठीक है, तो ये सब, अगर हवा से कटाव हो रहा है तो वहाँ पे अत्यधिक वृक्षारोपण करिए, ठीक है। पशुओं के चरने को तो पशु को चरवाहों की जगह पे चरने दीजिए। नदियों की बाढ़ से काटो, नदियों के पानी को क्या करिए, यूटिलाइजेशन करिए। नदियों के पानी का क्या करिए, नदियों को पानी को हाइड्रोलिक पावर प्लांट लगा दीजिए, वहाँ पे लगेगा बिजली उत्पन्न होने। तो पानी को वेस्ट मत करिए। वर्षा की अधिकता है तो उन वर्षा को क्या करिए, वर्षा जल संचयन कर लीजिए। वर्षा जल संचयन करके उसको खेती बाड़ी में लगा दीजिए। तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन देखिए आप सीरीज में क्या दिया है, तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हम लोग हेडिंग डालेंगे, और मेजर्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन, ठीक है। तो मृदा अपरदन को निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को, तो देखिए जो मैंने बताया वही दिया है। अधिक वन लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। बांध एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए। कृषि करने के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए। चौथा, मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। मरुस्थलों में अत्यधिक पेड़ लगेगा तो जो बालू है, रेत है, वो क्या होगा, वो सब अपस्थानिक जड़ों के माध्यम से क्या होंगे, उनको जकड़े रहेगा, उनका जड़। पांचवा, कृषि क्षेत्र में बेकार पानी के निकास हेतु नालियां बना देनी चाहिए। छठवां, ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती
की जाए, सीढ़ीदार खेती जो पहाड़ों पर होती है वो किया जाए। मान लीजिए ढालू जमीन में मिट्टी अगर बह रही है तो सीढ़ीदार खेती करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी रुक जाएगा, फसलें बोई जाएंगी तो फसलों का जड़ उनको जकड़ लेगा। फसलें अदल बदल कर बोनी चाहिए। आठवां, हवा से भूमि का कटाव को रोकने हेतु हवा से भूमि का कटाव को रोकने हेतु हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियां लगाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। नौवां देखिए, परतदार कटाव रोकने के लिए खेतों पर मेड़ बना देनी चाहिए और उस पर कोई वनस्पति उगा देनी चाहिए। 10वां क्या हो जाएगा, बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटाव कम करने हेतु बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटाव कम करने हेतु क्षेत्र के दोनों ओर वन लगाकर पानी को उधर उधर निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार आपके मृदा अपरदन के रोकने के उपाय हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 क्या है, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है समझाइए। तो ऊर्जा या एनर्जी, आप जानते हैं मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगी, आपकी बीपी लो हो जाएगी। ठीक है, बीपी लो हो जाएगी, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो बीपी हाई हो जाएगी। तो एनर्जी का बहुत हमारे जीवन में महत्व है। तो वह भौतिक राशि, लेकिन देखिए एक बायोलॉजिकल एनर्जी होती है और एक फिजिकल एनर्जी होती है। तो बायोलॉजिकल एनर्जी या फिजिकल, इसमें तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल एनर्जी पढ़ते हैं इसमें। तो वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता पैदा करती है ऊर्जा कहलाती है। अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा देखिए मैकेनिकल, नाम से ही काम देखिए, मैकेनिकल मतलब कोई ऐसे मैकेनिकल यंत्र होंगे उनमें एनर्जी जो होगी उसी को स्टोर होगी, उसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता है, यांत्रिक कारण मतलब मशीनी कारणों से कार्य करने की क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला गतिज ऊर्जा, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को क्या, कहीं पे डब्लू, कहीं पे इसको पोटेंशियल एनर्जी पीई से भी डिनोट करते हैं। इसका कोई मानक नहीं है स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करने का। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को योग कर देंगे तो आपका यांत्रिक ऊर्जा निकल जाती है। ये 88वां प्रश्न हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, थोड़ा पीडीएफ का पेज इधर उधर हो गया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 90 क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एक टाइम आएगा कि जब कोयला, पेट्रोल और जो बिजली बन रही है परमाणु रिएक्टरों में, यूरेनियम, थोरियम, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी। तब कैसे आप अपना फ़ोन चार्ज करेंगे, कब तब कैसे आपका इन्वर्टर चार्ज होगा, तब कैसे, और आपका जो कारखाने वगैरह या ऑफिस वगैरह कैसे चलेंगे, तो सारे लाइट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कोई वैकल्पिक स्रोत क्या होनी चाहिए, तो सौर ऊर्जा होना चाहिए। सोलर पैनल होता है आजकल भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो जो जंगली क्षेत्र हैं वहाँ पे सौर पैनल लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं जा पाती है। तो सौर ऊर्जा क्या करते हैं, इसमें फोटो सेल्स लगे होते हैं। क्या करते हैं, ये फोटो सेल्स एक्सेप्ट करते हैं सूर्य की एचम्यू एनर्जी को, इसी एचम्यू एनर्जी को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सौर ऊर्जा पैनल। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है। सूर्य क्यों प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड को ये एनर्जी दे रहा है। तो सूर्य में क्या होता है देखिए, इसमें होता है नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन। इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो होता है, इसके बहुत ज़्यादा जब इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का, इसमें बहुत मात्रा में एनर्जी निकलता है। और इसमें क्या होता है, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है। सोचिए यहाँ पे लगभग 1 ग्राम 2 ग्राम यूरेनियम और थोरियम में पता नहीं कितना लाख मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सूर्य में तो इससे ज़्यादा कहीं हाइड्रोजन की जो होती है, और इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, उतना मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बाद में आपको बता दूंगा। तो जो इसमें होते हैं नाभिकीय तत्व, जो भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है।
सूर्य क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अतः पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत भी सूर्य को ही माना जाता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाह तथा जल चक्र की निरंतरता प्रदान करती है तथा संपूर्ण जीवन को संपोषित करती है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी भोजन द्वारा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का संपोषण होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। आज सभी देशों के वैज्ञानिकों का मत है कि विश्व में प्रतिदिन खपत होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50,000 गुनी ऊर्जा सूर्य से प्रतिदिन मिलती है। यानी कि पूरे विश्व में जितना खपत होता है एक दिन में एनर्जी, उसका 50,000 गुना आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। 50,000 गुना ऊर्जा सूर्य डेली पृथ्वी पर क्या करती है? रेडिएट करती है। विकिरण उसका आता है तो उसका रेडिएट करती है, उसको रेडिएट कहते हैं। अतः ऊर्जा संकट से उबरने का एकमात्र उपाय सौर ऊर्जा को अधिकाधिक उपयोग में लाना है। बाय द वे, अगर सारी ऊर्जा के आयाम हैं अगर खत्म हो जाते हैं तो क्या होंगे? सौर एनर्जी सबसे क्या है? इनोवेटिव तरीका है। सौर एनर्जी क्या है? सबसे इनोवेटिव तरीका है। इसके लिए सौर कुकर, ठीक है, सौर जल उष्मक एवं सौर सेलों का प्रारंभ किया जा चुका है। वही फोटो सेल्स की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91। सौर ऊर्जा का दोहन किस प्रकार करेंगे? तो चलिए हेडिंग डालते हैं, सौर ऊर्जा का दोहन। वेस ऑफ यूजिंग द सोलर एनर्जी। तो वेस ऑफ यूजिंग द सोलर एनर्जी, तो सौर ऊर्जा का दोहन। तो सौर ऊर्जा का दोहन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा का दोहन दो प्रकार से, पहला क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट फॉर्म है। सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से दो प्रकार के उपयोग में लाई जा सकती है। एक तो उसे उष्मा के रूप में संग्रहित करके एवं दूसरा उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। एक क्या करिए? डायरेक्ट सूर्य को क्या करिए? उष्मा, जैसे एक लेंस नहीं आता है फिजिक्स में, तो माचिस की तीली या कागज के टुकड़े को जब सूर्य से के पास करते हैं, इस पे जब आता है सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या होता है? कागज का टुकड़ा जलने लगता है। तो ये डायरेक्ट उष्मा का रूप हो गया। और सीधे विद्युत और सोलर पैनल से क्या करें? डायरेक्ट इलेक्ट्रिक जनरेट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। जिन युक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को उष्मा के रूप में संग्रहित करके उपयोग में लाते हैं, उन्हें सौर तापन युक्तियां, सोलर हीटिंग डिवाइसेस, जैसे जो लेंस होता है उसको भी कह सकते हैं सौर तापन युक्ति, सोलर हीटिंग डिवाइसेस कह सकते हैं। जिस लेंस के माध्यम से क्या होता है? कागज का टुकड़ा जलने लगता है सूर्य का जब रोशनी इस पे डालते हैं तो सोलर हीटिंग डिवाइसेस, सौर तापन युक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सोलर कुकर भी क्या है? डायरेक्ट इसमें खाना बना सकते हैं सूर्य के सामने रख के। वे युक्तियां जिनमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, सौर सेल या सोलर सेल कहते हैं या फोटो सेल कहलाते हैं। तो दो प्रकार से, एक प्रत्यक्ष रूप में क्या करेंगे? डायरेक्ट सोलर कुकर के माध्यम से, सौर तापन युक्ति के माध्यम से सौर ऊर्जा को उष्मा के रूप में डायरेक्ट संग्रहित करके खाना बना लेंगे। और दूसरा, सौर ऊर्जा को क्या करेंगे? डायरेक्ट विद्युत में परिवर्तन कर देंगे सोलर सेल के माध्यम से, यानी कि फोटो सेल्स के माध्यम से। पहला डायरेक्ट फॉर्म में, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट फॉर्म। तो सौर ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित दो प्रकारों से उपयोग में लाया जा सकता है। पहला, पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा जैव द्रव्यमान में परिवर्तित करके। तो जो पौधों में क्या होते हैं? सौर ऊर्जा को हम लोग डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा, वायु, सागरीय लहरों एवं सागर के विभिन्न जल स्तरों में तापांतर के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके। तो जो वायु होता है, हवा, सागरीय लहर, देखिए सागरीय लहर में क्या होता है? कहीं ठंडा जल होता है, कहीं गर्म जल होता है, ठीक है, कहीं ठंडा गर्म होता है और कहीं पे गर्म जल होता है। तो ठंडा और गर्म के बीच में तापांतर रहेगा तो क्या होगा? इसके बीच में कोई ऐसी डिवाइस लगाया जाए, कोई ऐसी युक्ति लगाया जाए जो क्या करे? इलेक्ट्रिक जनरेट करे या ऊष्मा जनरेट करे, उसका भी हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि कितना दूर तक ये सोचा गया है कि सागरीय लहरों से भी एनर्जियाँ बनाई जा रही हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कंपनी आ गई हैं जो क्या कर रही हैं? ज्वार भाटा से एनर्जी बना रही हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट कर रही हैं। तो सागर के विभिन्न जल स्तरों में तापांतर के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके, तो ये दो प्रकार से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या है? ऊतक क्या है? इसके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जीवधारियों का शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना होता है। हमारा शरीर क्या है? ऐसे ऐसे विभिन्न अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। और जब इन्हीं अनगिनत कोशिकाओं को हम लोग क्या कर देते हैं? रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स या रिपीटेड स्ट्रक्चरल सेल स्कारड टिश्यू कह देंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उत्तक हो जाएगा। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है। आप लोग छोटे कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ जीवधारी सरल होते हैं तथा एक कोशिकीय होते हैं। जैसे अमीबा भी क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। इसमें एक ही सेल होता है, यूनिसेल्यूलर होता है अमीबा। यूग्लिना भी यूनिसेल्यूलर। पैरामीशियम भी क्या है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लोरेला, शैवाल आदि, ये सब क्या है? यूनिसेल्यूलर है। इनमें सभी जैविक प्रक्रियाएं, इनमें सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस एक ही कोशिका द्वारा पूरी होती है। इनमें जो भी पाचन, श्वसन तंत्र, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, स्वांगीकरण हो गया, अंतःकरण हो गया, या जो भी हो गया, डाइजेशन, ये सब क्या होता है? ये जैविक सब बायोलॉजिकल प्रोसेस एक ही कोशिका के द्वारा होती है। इनमें अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, जीवाणु में, क्लोरेला में, शैवाल में। जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवधारियों में, जो बहुकोशिकीय हैं और जटिल जीवधारियों में, विभिन्न जैविक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं, ऊतक, ऊतक तंत्र एवं अंग, ठीक है, द्वारा संपन्न होती हैं। विभिन्न समूहों में कोशिकाएं विशिष्टीकरण के फलस्वरूप निश्चित कार्य करने की क्षमता रखती हैं। हर एक कोशिका का क्या होता है? अपना महत्व होता है। तो कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना तथा कार्य में समान होता है, ऊतक कहलाता है। तो कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना और कार्य में समान होता है, टिश्यू कहलाता है। विभिन्न ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, विभिन्न ऊतक मिलकर क्या बनाता है? ऊतक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। विभिन्न ऊतक विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर अंग बनाते हैं। और विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर के आपका अंग बनाते हैं। अब देखिए ऊतकों के प्रकार। ऊतकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ टिश्यूज। ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक को क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू। संवहन ऊतक को वैस्क्यूलर टिश्यू। पेशीय ऊतक को मस्क्यूलर टिश्यू। तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू। उसी प्रकार आपका सेल भी हो जाएगा, नर्वस सेल, मस्क्यूलर सेल, वैस्क्यूलर सेल, कनेक्टिव सेल और एपिथेलियल सेल। तो उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। देखिए जब ऊतक है तो इसके पीछे क्या होगा? कोई ना कोई सेल होगा ही, कोशिका होगा ही। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 93। प्रश्न नंबर 93 क्या है? मनुष्य के शरीर में ऊतक का क्या महत्व है? तो शरीर में ऊतकों का निम्नलिखित महत्व है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म आकार की होती हैं। वे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती। इन कार्यों को ऊतक ही सफलतापूर्वक करते हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुत छोटी छोटी होती हैं। कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य होते हैं जो ये कोशिकाएं हैंडल नहीं कर पाती हैं। जब ये कोशिकाएं हैंडल नहीं कर पाती हैं तो कौन करते हैं? ये जो आपके ऊतक होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं कोशिकाओं से, तो इसीलिए ये संपन्न करते हैं। जिस प्रकार आपके घर में कोई छोटा बालक है, मान लीजिए कोई भारी सामान नहीं उठा उठा पाता है तो बड़ा भाई उठाता है, उसी प्रकार ये कुछ काम सेल नहीं कर पाते हैं तो ऊतक करता है। दूसरा, ऊतकों की उपस्थिति के कारण, टिश्यू की उपस्थिति के कारण भ्रम का विभाजन होता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऊतक अपने अपने विशिष्ट कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो देखिए ऊतक रहता है तो क्या होता है? जो आपके शरीर में उठना, चलना, बोलना, खाना, टहलना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? इनमें भ्रम ना हो इसलिए ऊतक क्या करते हैं? अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं। तीसरा देखिए, ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र, ठीक है, एवं ऊतक तंत्र से मिलने से अंग बनते हैं। अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। क्या करते हैं? जैसे ऑर्गन आपका, जैसे कौन सा ऑर्गन, मान लीजिए लीवर ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, क्या बोलते हैं, आमाशय ले लीजिए, पैनक्रियाज ले लीजिए, ठीक है,
लंग्स ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, ऊतक से मिल करके ऊतक तंत्र और ऊतक तंत्र से मिल करके आपके अंग बनते हैं। अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। चौथा देखिए, चौथा क्या है, विभिन्न अंगों के बीच कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं। तो विभिन्न अंगों के बीच क्या करते हैं, कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं, जैसे रुधिर तथा लसिका। ठीक है, ब्लड और लिम्फोसाइट्स विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने अथवा लाने ले जाने का कार्य करते हैं। यानी कि ऊतक क्या करता है, परिवहन वाला भी कार्य ऊतक करता है। पांचवा, कुछ ऊतक शरीर की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करते हैं, जैसे एपिथेलियल ऊतक है। ये क्या है, एपिथेलियल ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है जो उपकला ऊतक है। ये क्या करता है, बाह्य वातावरण से सुरक्षा करते हैं अथवा सुरक्षा करने में सहयोग देते हैं। जैसे देखिए उपकला ऊतक शरीर, देखिए आ गया ना, उपकला ऊतक शरीर यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो उपकला ऊतक शरीर पर क्या करता है, विशिष्ट आवरण बनाते हैं। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक मतलब जो नर्वस टिश्यू है, आपने सुना होगा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हमारा क्या करता है, बॉडी में पूरा बॉडी और माइंड, माइंड और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन और समन्वय स्थापित करता है। तो तंत्रिका ऊतक बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को देते हैं। मान लीजिए आपको कहीं चोट लगता है या कहीं पे आप जल जाते हैं आपका हाथ पैर, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट नोटिफिकेशन कौन देता है, तो आपका यही देता है जो तंत्रिका ऊतक होता है। जो नर्वस टिश्यू होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट माइंड को कहता है कि यहाँ पे जल गया है, चलो यहाँ पे अब तुम दवा लगा लो। तथा उसके नियमन कार्य, ठीक, तथा उसके रेगुलेशन वर्क के रूप में उन अंगों को कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करते हैं जो सुरक्षा के योग्य हैं। छठा देखिए, कुछ ऊतक शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में, कुछ ऊतक क्या करते हैं, शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाते हैं, यानी कि शरीर को एक स्ट्रक्चर की सहायता करते हैं। जैसे कंकाली ऊतक, स्केलेटल टिश्यू। आपका कंकाल है तभी आपके ऊपर क्या है, मांस है। ठीक है, मांस के ऊपर क्या है, चमड़ी है। तो उसी प्रकार कंकाल रहेगा, हड्डी रहेगा, स्केलेटल टिश्यू रहेगा, तो क्या होगा, शरीर को विशिष्ट रूप प्रदान करता है, तो आप लोग सुंदर लगेंगे। ठीक है, सुंदर क्यों लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर कंकाल है और उस कंकाल के ऊपर क्या है, मांस है, और उस मांस में क्या है, नर्वस सेल हैं, उसमें ब्लड्स हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पेशी ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यूज आदि। स्पष्ट है कि ऊतकों का शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार देखिए ऊतक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोग लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हम लोग प्रश्न 93 तक पढ़े हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।